नमस्कार दोस्तों। देश का अधिकांश रेवेन्यू रिकॉर्ड उर्दू भाषा में है, यानी उर्दू की शब्दावली का ही प्रयोग रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिपिक्ट करने में किया जाता है। और आम आदमी, ना सिर्फ आम आदमी बल्कि जो नए विधिक विशेषज्ञ बनकर आ रहे हैं, यानी जो कानून की पढ़ाई करके नए वकील तैयार हो रहे हैं, उनको भी अधिकांश को रेवेन्यू टर्म्स का ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं उसे सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, और जो आम तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, मैं एक एक करके उन सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास इस वीडियो में करने वाला हूं। आपने सुना होगा इंतकाल, जमाबंदी, गिरदावरी, चौसाला, हालिया, खेवट, खतौनी, खसरा, मुस्तिल, पता नहीं और भी बहुत कुछ। और आम तौर पर ये बातें समझ से बाहर होती हैं कि किस प्रकार से कैसे रेवेन्यू विभाग वाले उसका माप करते हैं, किस प्रकार से माप तोल होता है। हम सभी आम तौर पर पटवारी पर डिपेंडेंट होते हैं और पटवारी पूरे भाव खाते हैं इस चीज़ के। अगर मान लीजिए आपको पूरा ज्ञान हो जाए रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी का, तो जमाबंदी को समझने में, रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखने और समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो आइए हम एक एक करके इन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इंतकाल। इंतकाल का मतलब म्यूटेशन। बहुत सी जगह पर इसको भू अंतरण भी कहा जाता है, जैसे कि राजस्थान में। ये बेसिकली क्या है? एंट्री अबाउट चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो इमूवेबल यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती, जो स्थायी है, जैसे कि ज़मीन, मकान, इस प्रकार की चीज़ें, तो उनके संदर्भ में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब उसकी ऑनरशिप के बारे में, उसकी मिल्कियत के बारे में जब एंट्री दर्ज की जाती है कि मिल्कियत कहाँ से बदल कर कहाँ को गई, तो इसके बारे में जो एंट्री होती है, जो इंदराज होता है, उसको हम इंतकाल या म्यूटेशन या भू अंतरण कहते हैं। ये 4 प्रकार से होती है, 4 कारण होते हैं इसके। एक तो सेल परचेज के कारण, मान लीजिए किसी ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो जो खरीदार है उसके पक्ष में इंतकाल दर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से इनहेरिटेंस के कारण, यानी मालिक मर गया तो उसके जो लीगल एयर्स हैं उनके पक्ष में इंतकाल दर्ज हो जाएगा। या मालिक ने मान लीजिए उस भूमि को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रहन कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, तो मॉर्गेज जिसके पक्ष में किया उसके पक्ष में इंतकाल की एंट्री दर्ज कर दी जाएगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में। और चौथा होता है गिफ्ट या हिबा या दान के कारण। मान लीजिए किसी ने किसी को गिफ्ट कर दी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका भी इंदराज इंतकाल रजिस्टर में दर्ज होगा। ये वास्तव में होता क्या है? एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उस रजिस्टर में प्रोफोर्मा बना होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें अंकित की जाएंगी, और उस प्रोफोर्मा के अंदर जैसे ही एंट्रीज दर्ज की जाती हैं तो एक नंबर उसको दिया जाता है, उस नंबर को ही इंतकाल नंबर कहते हैं, और उस पूरे पेज को इंतकाल कहते हैं। दूसरा है जमाबंदी। कई जगहों पर इसको फ़र्द भी कहते हैं। जमाबंदी बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। अगर टेक्निकली मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अपनी फाइंडिंग दी है कि ये जो दस्तावेजात हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, दिस इज़ मेंट फॉर फिजिकल पर्पजेज ओनली एंड दीज आर नॉट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। परंतु फिर भी शुरुआती फेज़ में आपको समझाने के लिए मैं यही कहूँगा कि जमाबंदी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, यानी जमाबंदी में जिसको मालिक दर्शाया हुआ है, तो जमाबंदी का प्रयोग करते हुए वो व्यक्ति जिसका नाम मालिक के खाने में दर्शाया हुआ है, वो अपने आप को मालिक कह सकता है और उसके आधार पर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, या उसका मॉर्गेज कर सकता है, लोन ले सकता है, या कोई भी अन्य कार्य जो एक मालिक कर सकता है वो भी कर सकता है। इसमें बेसिकली बहुत प्रकार की इन्फॉर्मेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होती है। जैसे कोई भी इंतकाल दर्ज हुआ तो इंतकाल की एंट्री जमाबंदी में भी आएगी। इंतकाल में अलग से आएगी और जमाबंदी में भी उसका
इंदिराज आएगा, उसका रेफरेंस आएगा। चौसाला बनती है जमाबंदी, जब चौसाला होती है तो वो 4 साल की होती है। अगर मान लीजिए बीच में कोई और ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसका इंतकाल दर्ज होना ज़रूरी है, तो फिर उसका जो अंतिम 12वां खाना होता है, 12वां कॉलम, उसके अंदर इंदिराज दर्ज हो जाता है कि फ़लाँ नंबर का इंतकाल नंबर दर्ज हुआ है, जो कि बेसिकली फ़लाँ फ़लाँ कार्य के लिए है। इस प्रकार की एक एंट्री, एक रिमार्क उसमें दर्ज कर दिया जाता है। और अगली चौसाला बनने से पहले, यानी चौसाला 1 बन गई, दूसरी बनने वाली अभी बनी नहीं है, और बीच में कोई इस प्रकार की इंदिराज दर्ज करने की आवश्यकता पड़ी, तो ऐसे में वो एंट्री कर दी जाएगी कैफियत के कॉलम में, यानी रिमार्क के कॉलम में, जो कि 12वां कॉलम होता है। तो अब बात करते हैं कि जमानबंदी किस किस बारे में हमें सूचनाएं देती है। नंबर 1 है ज़मीनों के नंबर के बारे में। उसमें शुरुआत में खेवट दिया होता है, खेवट नंबर, यानी रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल 25 एकड़ भूमि का होता है। उसके बाद खतौनी नंबर दिया होता है, खतौनी नंबर, फिर मुश्तिल व किला नंबर दिए होते हैं। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज़मीनों का प्रकार, यानी किस प्रकार की वो भूमि है, चाही है या चाही अव्वल है, या बारानी है या आला बारानी है, या बारानी अव्वल है, या कि वो भूड़ है या आला भूड़ है या भूड़ अव्वल है, किस प्रकार की भूमि वो है। तो इस भूमि का प्रकार, यानी भूमि के ऊपर जो सॉइल है, उस सॉइल का प्रकार जो है वो भी ये डिपिक्ट करती है। तीसरा, ज़मीनों की मिल्कियत के बारे में और उसकी काश्त के बारे में। काश्त यानी इन जनरल, आम तौर पर उस पर काश्तकार कौन है, किसका कब्जा है, कौन काश्त करता है, इसके बारे में भी वो बताती है। इसी बारे में वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि एंट्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड आर मेंट फॉर फिजिकल पर्पसेज ओनली एंड दीज आर नॉट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो उस रेफरेंस में कहा था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मिली भगत करके पटवारी से और अपना नाम गलत प्रकार से किसी जमाबंदी में दर्ज करवा ले, तो केवल नाम दर्ज हो जाने मात्र से वो मालिक नहीं बन जाता, मगर हाँ, यदि प्रॉपर तरीके से सही प्रकार से मालिक वाले खाने में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में वो जो नाम दर्ज है वो एक प्रकार से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाएगा। अगला है कि हाँ, एक बात यहाँ पर और कि कब्जे के बारे में, काश्त के बारे में जमाबंदी बताती है, परंतु इसकी जो मेटिकुलस डिटेल है कि कौन से महीने में कौन सी फसल बोई थी, किसने काश्त की थी, ये इस प्रकार की जो डिटेल्स हैं वो सारी गिरदावरी में मिलती हैं। उसके बाद ये बताती है ज़मीन के रकबे के बारे में। रकबा यानी एरिया, क्षेत्रफल। उसके बारे में या तो कनाल मरला के रूप में, कनाल मरला सरसाई इस रूप में होती है गणना, या फिर बीघा, बिस्वा, बिस्वांसी इस रूप में होती है। अब मैं बताता हूँ कि ये एकड़ मरला यानी एकड़ को ही किला कहते हैं, तो ये किस प्रकार की क्या गणनाएं हैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। 1 एकड़ यानी 1 किला, और 1 एकड़ में 8 कनाल भूमि होती है। 8 कनाल का मतलब हुआ कि एक दिशा 220 फुट की और दूसरी दिशा 198 फीट की, यानी एक दिशा 5 मरला की और दूसरी, ये कनाल का बता गया मैं, एक कनाल में 20 मरला भूमि होती है, एक दिशा में 5 मरला, दूसरी दिशा में 4 मरला, और एक मरला में 9 सरसाई भूमि होती है, यानी 272.25 स्क्वायर फीट, और एक सरसाई में 1 करम इंटू 1 करम यानी 30.25 स्क्वायर फीट, 30.25 स्क्वायर फीट भूमि होती है, और एक करम की लंबाई होती है 5.5 फीट यानी 66 इंच, 66 इंचेस। इस प्रकार से इसकी सारी कैलकुलेशंस होती है। एक दूसरा प्रकार भी है एकड़ यानी किला को मेज़र करने का, वो एयर के माध्यम से है। 1 एकड़ यानी 1 किला में 40 एयर भूमि होती है। 1 एयर 121 वर्ग गज का होता है, और 1 वर्ग गज 3 फुट बाई 3 फुट यानी 3 फुट एक दिशा, 3 फुट दूसरी दिशा, इस प्रकार से करके 9 स्क्वायर फीट का होता है। अब हम गणना करते हैं, बात करते हैं बीघा वाले सिस्टम की। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 1 बिस्वा में 20 बिस्वांशी होते हैं, और 1 बिस्वा
में 151.25 एक बीघा में होते हैं 20 बिस्वा। एक बिस्वा में 20 बिस्वांशी या 151.25 गज। एक बीघा में 25 एयर होते हैं, यानी या तो 20 बिस्वा कह लीजिए या फिर 25 एयर, दोनों अलग अलग कन्वर्जन हैं। एक बीघा में 20 बिस्वा या 25 एयर, और एक एयर में होते हैं 121 वर्ग गज। हेक्टेयर जो बड़ी इकाई है उसमें 4 बीघा होते हैं या 2.5 एकड़ होते हैं या 100 एयर होते हैं या 80 बिस्वा होते हैं। इस प्रकार से हेक्टेयर का माप होता है। एक एकड़ में 1.6 बीघा जमीन होती है, यानी एकड़ और बीघा का कन्वर्जन देखें तो 1.6 बीघा का एक एकड़ बनता है, और उस एक एकड़ में 4840 वर्ग गज भूमि होती है, या मीटर में कहें तो 4440.3 मीटर भूमि एक एकड़ में होती है, और एक बीघा में 3025 वर्ग गज जमीन होती है। ये पक्का बीघा है। यदि हम गज और मीटर के कन्वर्जन की बात करें तो 1.09 गज में 1 मीटर बनता है, यानी 1.09 यार्ड से 1 स्क्वायर मीटर बनता है। 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच बनता है, और 12 इंच से 1 फुट बनता है। एक गज यानी 1 यार्ड भूमि में 3 फुट बाई 3 फुट, यानी एक दिशा 3 फुट की, यानी दोनों दिशाएं 3-3 फुट की आमने सामने की, और दूसरी बाजू भी 3-3 फुट की आमने सामने की, यानी 3 फुट का जो चारों तरफ से माप बनेगा, ऐसे वर्ग को हम एक गज कहेंगे, यानी 9 स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं कि जमाबंदी और क्या बताती है। जमीन में हिस्सेदार कितने हैं और उनके इंडिविजुअल हिस्से कितने कितने बनते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें जमाबंदी से मिलती है। आप जमाबंदी को देखेंगे तो उसमें जो मालिक का खाना है उसमें कई सारे नाम लिखे होते हैं। उसको कैसे पता करना, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए उसमें ABCD ये 4 नाम लिखे हैं, और उसके बाद और भी नाम लिखे हैं, परंतु ABCD का जो हिस्सा बताया है वो ऐसे लिखा है कि ABCD संभाग 1/3 हिस्सा। इसका क्या मतलब हुआ कि A, B और C, D का आपस में बराबर बराबर हिस्से हैं, बिल्कुल समभाग हैं, बराबर हिस्से हैं, और इन चारों का मिलाकर कुल भूमि में 1/3 हिस्सा है। अर्थात इंडिविजुअल शेयर क्या हुआ, इंडिविजुअल शेयर हुआ A का, B का या C का या D का, यानी चारों के बराबर हिस्से, वो कितना हुआ 1/3 का 1/4, यानी 1/12 हिस्सा प्रत्येक का हो गया। इस प्रकार से हिस्सों का कैलकुलेशन होता है। जहां बे डोट लिखा होता है उसका मतलब होता है ब हिस्सा बराबर। अब जमाबंदी निकालने का तरीका क्या है, थोड़ी इस पर बात करते हैं। एक वेबसाइट है जमाबंदी JAMABANDI जमाबंदी.nic.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन जमाबंदी अपनी निकाल सकते हैं अपनी डिटेल्स डालकर। परंतु ये बात ध्यान रखें कि इस प्रकार से ऑनलाइन निकाली हुई, डाउनलोड करके निकाली हुई जमाबंदी पर से एडमिसिबल नहीं है। पर से एडमिसिबल एविडेंस में अगर चाहिए आपको तो फिर आपको सर्टिफाइड कॉपी उसकी लेनी होगी, जो कि आप जो कॉपिंग ब्रांच होता है DC ऑफिस का या रेवेन्यू रिकॉर्ड का, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पर से एडमिसिबल होगी। ये बेसिकली चौसाला जमाबंदी निकलती है, यानी 4-4 साल में जो बनती है वो। अगर मान लीजिए आपको करंट रिपोर्ट चाहिए तो ऐसी अवस्था में आप अपने हल्का पटवारी से संपर्क करें और उससे हालिया जमाबंदी मांगे। हालिया मतलब करंट, तो करंट जमाबंदी या हालिया जमाबंदी उससे मांगे। वो अपनी सील लगाकर, मोहर लगाकर, साइन करके, सर्टिफाई करके आपको देगा। ये जमाबंदी भी पर से एडमिसिबल होती है, चाहे वो सिविल कोर्ट का कोई सिविल केस हो, चाहे वो कोई फौजदारी का मामला हो, चाहे रेवेन्यू विभाग का हो, ये पर से एडमिसिबल मानी जाती है। जो विभिन्न प्रकार की ज़मीनों की बात हुई थी उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। चाही का मतलब होता है लैंड इरिगेटेड फ्रॉम वेल,
यानी कुएं से जिस भूमि की सिंचाई की जाती हो, यानी कुएं के माध्यम से सिंचित जो भूमि है उसके लिए चाही वर्ड का प्रयोग किया गया है। चाही या चाही अव्वल, अव्वल का मतलब होता है सुपीरियरिटी इन क्वालिटी, यानी क्वालिटी में और सुपीरियर है। दूसरी प्रकार होता है बारानी। बारानी का मतलब होता है लैंड विच इज इरिगेटेड विदाउट द एड ऑफ इरिगेशन, यानी जो हम एक्सटर्नल इरिगेशन करते हैं उसकी मदद के बगैर ही उसका इरिगेशन हो रहा है, उसकी सिंचाई हो रही है, सिंचित भूमि है, यानी पैदावार ठीक होती है। बारानी अव्वल भी हो सकती है, आला बारानी भी हो सकती है। अगला प्रकार है भूड़। भूड़ का मतलब है कि एक अनप्रोडक्टिव लैंड है कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ सैंड। सैंड का मतलब रेत, बालू रेत जो होती है, जिसमें कि आमतौर पर पैदावार नहीं होती। इस भूमि का लगभग 70-80% जो कंपोजिशन है वो सैंड की होती है, रेत की होती है, बालू रेत की। और ये भी भूड़ या आला भूड़ या भूड़ अव्वल इस प्रकार से भूमि हो सकती है। तो ये जो आम तौर पर प्रयोग आने वाली शब्दावली है रेवेन्यू रिकॉर्ड की, वो मैंने आपको निवेदन किया, उसके बारे में बताया। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो पहले मैंने नंबर अपने दिए हुए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मोबाइल टूट गया है वो, तो उसकी जगह मैं दूसरा नंबर आपको दे रहा हूँ 9996185208, 9996185208, यानी 9996185208, 999 61 85 208। कृपया इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज करें। यदि कोई भी बात आपको और पूछनी हो, कोई और जानकारी की ज़रूरत हो या कोई हेल्प की ज़रूरत हो, और व्हाट्सएप करने के बाद मैं ही आपको कॉल करूंगा। कृपया डायरेक्ट वॉइस कॉल ना करें। धन्यवाद।